में है जियोमॉर्फोलॉजी में जो हमारा दूसरा टॉपिक है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मेरा नाम रत्नाकर है और मैं आपका एमए एमएससी ज्योग्राफी कोर्स का मेंटोर और टीचर हूं और आपके साथ ही आपके लिए लगातार पढ़ा रहा हूं, अच्छे क्वालिटीज कंटेंट दे रहा हूं। और आज हम लोग दूसरा जो हमारा बिंदु है सब्जेक्ट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, यानी कि अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कैसे ये बात पता चलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल उस टॉपिक से आते हैं, क्या क्या प्रश्न विगत परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल रहे हैं और क्या क्या संभावना है, इन सारी बातों को टटोलेंगे। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। मैं आपको सीयूईटी कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये हमारा सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन बैच है और मैं आपको इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। हमारा जो ये बैच है सीयूईटी पीजी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग है सीयूईटी कॉन्सेप्ट। आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट, अच्छे टीचर्स, अच्छे मेंटोर, टाइम से क्लासेस, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस और टाइमली रिप्लाई आपके क्वेश्चंस का, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का, ये जिम्मेदारी हमारी है। उसके साथ आप भी पढ़ाई करते रहिए। एक शायरी है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं स्लाइड पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपको मिल रहा है लेयर्स ऑफ अर्थ। हम लोग जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। अर्थ की जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है। मोटा मोटी देखने पे इस पूरे पिक्चर के अंदर में आपको कुछ कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले चलते हैं, हमारे ऊपर पास में एक शब्द है वो है ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों को आपने पहले सुना नहीं है, ये शब्द बहुत कॉमन शब्द है। पृथ्वी के बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी, अभिरुचि या ऐसा इंटेंशन रखता है थोड़ा भी साइंटिफिक स्टडी का, वो इन शब्दों से परिचित है। हमारे एग्जाम में इस सवाल से, इस टॉपिक से कम हर एक साल 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो इसमें कि कौन किसके बाद आता है, क्रस्ट पहले आता है कि कोर पहले आता है। जब हम डाउन टू अर्थ जाते हैं, अर्थ के सरफेस से जब हम नीचे जाते हैं तो इनका क्रम क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, या कोर मेंटल क्रस्ट है। एक तो क्रम का सवाल है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी को लेके कि इसका नेचर कैसा है। ये जो हमारा क्रस्ट है, भू प्रॉपर्टी, यानी क्रस्ट की बात कर रहे हैं, फिर मेंटल की बात कर रहे हैं और फिर हम कोर की बात कर रहे हैं। इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। कोर के भी 2 प्रकार हैं, मेंटल के भी 2 प्रकार हैं और क्रस्ट के भी 2 प्रकार हैं। लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर किस प्रकार के मटेरियल से इसको हम बोलते हैं मटेरियल, किस प्रकार के मटेरियल से हमारा ये बना हुआ है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसमें जो 2 शब्द है, एक शब्द है लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। क्या होता है लिथोस्फीयर और क्या होता है स्टेनोस्फीयर, इसको लेके रेगुलर तौर पे सवाल पूछे गए हैं। कारण ये है कि प्लेट विवर्तकी का जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थियरी है, उसमें लिथोस्फेरिक प्लेट की बात करते हैं। तो इसलिए बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर, आप लिथोस्फीयर से क्या समझते हैं। मैंने आपके लिए जो 40-50 क्वेश्चंस का एक सेट इस टॉपिक पे तैयार किया है, मैंने उसमें सवाल भी दिया है, मैं आपको ये बता भी रहा हूँ। इसलिए आप ये लेक्चर ठीक से सुनिएगा और समझिएगा कि लिथोस्फीयर क्या है, स्टेनोस्फीयर क्या है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम यानी कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा योगदान किसका है, मटेरियल के हिसाब से किसका है, किसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे कौन सा मिनरल के अंदर में परिवर्तन हो जाता है, ये सब कुछ इस लेक्चर के अंदर है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ठीक से समझे। आइए शुरू करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हमको ये जानना होगा, भाई हम जिस पे रहते हैं उसका नाम है सरफेस, अर्थ सरफेस, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? भू
प्रॉपर्टी, क्रस्ट बोलते हैं, सिंपल सी बात है, क्रस्ट, ठीक, जिसके ऊपर सामान्यतः हम लोग रहते हैं। एक बात हमें पता है कि अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहें तो ये अगर हमारा लिथोस्फीयर है, ये हमारा ओशियनोस्फीयर है, और ये अगर हमारा एटमोस्फीयर है, तो हम रहते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर में, इस वाले पार्ट में रहते हैं। तो कौन सी चीजें जहां से हमें पता चलता है कि हम अर्थ सरफेस के बारे में कैसे जानते हैं? जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन अर्थ के अंदर, अर्थ से कोर की तरफ जाने में इंफॉर्मेशन आती है, वो आती है हमारी सेस्मिक वेव से। किससे आती है? हमारी भूकंपीय तरंगों से। यह पिक्चर मैंने जिस वेबसाइट से लिया है उस वेबसाइट का नाम है earthscope.org। और आपको ये जो तरंगे दिख रही हैं, बहुत ढेर सारी रेखाएं दिख रही हैं, ये भूकंपीय तरंगे हैं। आप जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो भूकंप आते वक्त भूकंपीय तरंगों के ही झटकों से सारा का सारा हमारा नुकसान होता है। बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में, बहुत हाई इंटेंसिटी में एनर्जी बाहर निकलती है। तो एक इसमें खास तरह की वेव है पी वेव, यस वेव, जिसको हम अपने अर्थक्वेक वाले टॉपिक में बाद में पढ़ेंगे। केवल मेरे दिखाने, इस पिक्चर को दिखाने का ये मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे अर्थ के अंदर में क्या है इसके बारे में हम कैसे ये बात जानते हैं। तो उसमें जानने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारा है अर्थक्वेक के समय जो हमारे वेव्स निकलती हैं, पी वेव, आर वेव, रिले वेव, लव वेव, यस वेव, पी वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव, डिफरेंट टाइप्स, और उनकी जो इंटेंसिटी डिफरेंस है उससे फिर हम पता करते हैं कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या अर्थ के सरफेस से, क्या अर्थ का जो सरफेस है और यहाँ पे जो कोर है, क्या अर्थ का जो सरफेस और अर्थ के कोर में क्या सेम टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। इन सब बातों का ही अध्ययन करने के लिए ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए आते हैं अपने बात पे कि अगर मैं ये बात कहूं कि हम एक सेक्शन काट लेते हैं, एक आइसक्रीम के जैसा सेक्शन काट लें, तो हम जिस सरफेस के ऊपर रहते हैं, हम जिस सरफेस के ऊपर रहते हैं, बेसिकली ये बहुत पतली सी सरफेस है, बहुत पतली सी सरफेस है। इसे हम कहते हैं क्रस्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट या भूप्रॉपर्टी। इस क्रस्ट के नीचे हमारे पास एक और बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारा हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है उसका नाम है मेंटल। उसको क्या कहते हैं? मेंटल, ठीक है। और ये मेंटल के दो हिस्से हैं, एक जो है हमारा अपर मेंटल है, अपर मेंटल है, और एक हमारा जो है लोअर मेंटल है। तो ये टोटल हिस्सा हमारा क्या हो गया? मेंटल हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया मेंटल। इसके बाद हमारा हिस्सा जो आता है उसका नाम है कोर। क्या नाम है उसका? कोर। कोर के भी दो हिस्से हैं, एक को हम बोलते हैं आउटर कोर और एक को हम बोलते हैं इनर कोर। ये ध्यान रखना है कि आउटर कोर जो है, इनर कोर कैसा है? सॉलिड है। इनर कोर कैसा है? सॉलिड है। और आउटर कोर कैसा है? लिक्विडस है। आपने कुछ और भी शब्द अपनी किताबों में, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपने सुना होगा कुछ कुछ खास शब्द। एक शब्द आपने सुना होगा सियाल, एक शब्द सुना होगा सीमा, और एक शब्द और सुना होगा नीफे। बेसिकली कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि कौन किससे बना हुआ है। ये मैं जो डायग्राम आपको बता रहा हूं, इस डायग्राम से आप बहुत परिचित हैं। इसके बहुत अलग अलग क्रस्ट के भी दो टाइप हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरे को बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं? ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। मेंटल के एक हिस्से को हम बोलते हैं अपर मेंटल, एक को लोअर मेंटल, इसको आउटर कोर, इसको इनर कोर। और ये हमारा एक सेक्शन है पूरा का पूरा, किस चीज का? अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऊपर का जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसमें जो एलिमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। थोड़ा और नीचे जाने पे सिलिका और मैग्नीशियम, और फिर और नीचे आने पे हमारे पास है निकल और आयरन। क्या है? निकल और आयरन, ठीक है। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं और धीमे धीमे इस बात को समझेंगे कि इनका क्या योगदान है, कैसे इसका मटेरियल प्रॉपर्टी बदल रहा है। और केवल इसी मुद्दे पे 3 सवाल पिछले 2024 के पेपर में भी हमें मिले थे कि इनकी बाउंड्री क्या है, लोअर मेंटल और अपर मेंटल में ऊपर कौन सा आता है, वॉल्यूम वाइज कौन सबसे ज्यादा है। तो अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो मेंटल जो हमारा है सबसे वॉल्यूम में ज्यादा है,
अगर अर्थ कोर की बात करें, जो ये हम कोन काट के बैठे हुए हैं ये। अब आते हैं कि हम आगे आने वाली पीपीटी में, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट दे डू, व्हाट दे डू नॉट डू, व्हाट द मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी दे ओन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। सो हमारे पास एलिमेंटल कंपोजिशन है और ये हमारा कंपोजिशन है क्रस्ट का। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात मैं कर रहा था, ओशियानिक क्रस्ट की बात कर रहा था। एक सवाल जो यहाँ से बहुत क्लियर कट हर साल रेगुलर तौर पे पूछा गया है, पूछा जाएगा और जब तक परीक्षाएं होती रहेंगी पूछा जाता रहेगा। एक सवाल ये है कि अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, किसका एबंडेंस सबसे ज्यादा है। क्रस्टल एबंडेंस अर्थ के भू प्रॉपर्टी में, क्रस्ट में, किसमें, क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वो कौन सा एलिमेंट है, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट क्रस्टल एविडेंस। किसका है, किसका एबंडेंस है, वो एलिमेंट हमारा है ऑक्सीजन। आपको एकदम रट्टा मार जाना है, किसका है, ऑक्सीजन का। किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और वो सबसे ज्यादा 46.60% उसका है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है इस पे कि कौन से मेटल का, अर्थ के क्रस्ट में कौन से मेटल का सबसे ज्यादा एबंडेंस है, तो वो मेटल है हमारा एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। इसीलिए मैं उस वाले पिछले वाले पीपीटी में आपसे सियाल की बात कर रहा था। ये सियाल क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो एलिमेंट हमारा है ऑक्सीजन। और कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो हमारा है एल्यूमिनियम। इसके बाद देखिए तीसरे तरह का जो सवाल इस टॉपिक पे पूछा जाता है, जो तीसरा सवाल पूछा जाता है वो सवाल हमारा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर, अवरोही या आरोही क्रम में बताइए। तो ऑक्सीजन के लिए O लिख लिया, सिलिका के लिए SI लिख लिया, एल्यूमिनियम के लिए Al लिख लिया और आयरन के लिए Fe लिख लिया। ठीक है, इन चारों को लेके सवाल पूछ लिया कि बताइए कि इसको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम से। सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, कितना है, 46.60% है। उसके बाद हमारा क्या है, सिलिका है, सिलिका कितना है, 27.70 है। फिर एल्यूमिनियम कितना है, 8.13 है। और फिर आयरन कितना है, 5 है। ये हमारा घटता हुआ क्रम है, यानी कि अवरोही है कि आरोही है, डिसेंडिंग इन नेचर है। सबसे ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का है और सबसे कम किसका है, आयरन का है। अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मिलता है, तो एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, एक और खास बात यहां से पता चलती है कि अर्थ के क्रस्ट में अगर ये मिल रहे हैं तो जो यहाँ पे खनिज पाए जाएंगे, जो यहाँ पे एलिमेंटल मिनरल्स पाए जाएंगे, उनके कंपोजिशन में इनकी सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, यही एलिमेंट पाए जाएंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास आटा ज्यादा है तो हम ज्यादा रोटियां बनाएंगे, तो ये हमारे आटा के अवेलेबिलिटी पे है। उसी तरह हमारे पास क्रस्ट में क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। इन्हीं को मिलके जो मिलेगा तो उस रॉक का नाम है, उस रॉक या उस मिनरल का नाम है, उसको हम बोलते हैं प्लेजियोक्लेज। क्या बोलते हैं, प्लेजियोक्लेज। उसका नाम है PLAGIOCLASE। तो जो प्लेजियोक्लेज नाम का मिनरल है ये हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये जो इसके ऑक्सीजन अर्थ के क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एबंडेंस रखता है।
उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, आयरन पाया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो यही दो मिलके बना देते हैं ऑक्सीजन। और आपको पता होना चाहिए कि SiO4 ये सबसे बेसिक है, जिसके अंदर सिलिकेट मिनरल्स का पूरा एक ग्रुप है, जो आगे हम पढ़ेंगे खनिज संपदाओं के बारे में जब पढ़ेंगे। फिर आयरन है। दूसरी चीज है ये क्रस्ट का, जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे क्रस्ट के बारे में, जिसमें मैं कहा था कि एक सियाल होता है, यानी कि बात हो रही थी पीछे अभी कि सियाल की ना, तो सिलिका और एल्यूमिनियम मिलके क्या बना दिए, सियाल बना दिए। ठीक है, अब इस हिस्से को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो आप देखेंगे कि क्रस्ट का कुछ हिस्सा और मेंटल का कुछ ऊपरी हिस्सा मिलके बनाता है लिथोस्फीयर। और आगे पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को। उसके बाद एक इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी के बेसिस पे लेयर, उसको बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर सॉलिड नहीं, उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड इन नेचर है, यानी कि पूरी तरीके से सॉलिड नहीं, कुछ उसके अंदर कम सॉलिड वाले भी गुण है, जैसे पंचिंग हो जाएगी, वो दब जा रहा होगा, फोम जैसा भी हो सकता है। फिर अपर मेंटल। अब अपर मेंटल में देखिए क्या है, सीमा में मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, इन दो को मिला के हमारा मेंटल बना हुआ है। और उसके बाद हमारा आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ पे क्या है, निकल और आयरन। अब ध्यान दीजिए कि इसमें निकल का नाम कहीं भी नहीं है, इस चार्ट में निकल का नाम कहीं भी नहीं है। इससे एक और बात भी पता चलती है कि सबसे जो कम डेंसिटी है वो किसकी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। घनत्व में सबसे कम घनत्व किसका है, क्रस्ट का। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, कोर का। तो कोर में बहुत हैवी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, निकल और आयरन पाए जाते हैं। अब ये जो हमारा क्रस्ट है, ये जो हमारी पूरी स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि लगातार कॉन्टिन्यूअस है, इसके अंदर में प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो इसको बोलते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। वो लगातार नहीं पाया जाता। तो इसके आधार पे, किसके आधार पे, सेस्मिक नेचर के आधार पे, वो जो भूकंपीय तरंगे गई हैं उनको अध्ययन करके पता चला कि भाई क्रस्ट से लेके कोर तक के बीच में, क्रस्ट से कोर तक के बीच में 5 तरह की, कितने तरह की, 5 तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। याद रखने की फैक्ट है ये कि अर्थ के क्रस्ट से अर्थ के कोर तक के बीच में 5 तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज पाई जाती हैं और उनके नाम लिखा हुआ है। एक है कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरा है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, तीसरा है रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी, चौथा है गुटनबर्ग और पांचवा है लेमन। जिन वैज्ञानिकों ने इसका बारे में बात किया उनके नाम पे कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में पाई जाती है। वैसे ये पूरा का पूरा आगे लेक्चर में है, लेकिन अब यहाँ पे आया है तो मैं बता देता हूँ। कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है जिस क्रस्ट की मैं बात कर रहा था, ये जो हमारा क्रस्ट है, इसी क्रस्ट में एक होता है अपर क्रस्ट और एक होता है लोअर क्रस्ट। इसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है उसका नाम है कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी कि ऊपरी भूप्रॉपर्टी और उसके नीचे वाली भूप्रॉपर्टी के बीच में जो पाया जाता है, जैसे कि ये एक मोबाइल है और एक ये मोबाइल है और दोनों ही मोबाइल है, यानी कि दोनों भूप्रॉपर्टी है। इन दोनों के बीच में जो लेयर है, इसको आप अगर अर्थ क्रस्ट के तौर पे देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी, जहां से प्लेन अलग हो रहा है इन दोनों का, ये हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्लेन है। उसी तरह ये डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। अब क्रस्ट के नीचे मेंटल था, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिल रही है, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में, उसका नाम है मोहो। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो बाउंड्री अलग करते हैं, जहां प्रॉपर्टी उसकी बदल जाती है, उनको बोलते हैं रेपेटिव डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर, जो लिक्विडस नेचर का है, आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री पाई जाती है उसको बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये सवाल खूब पूछा जाता है कि कौन किसके बीच में पाया जाता है। तो याद करने का है, सबसे पहले मिल रहा है कोनराड किसके बीच में, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर लोअर के नीचे क्या है, अपर मेंटल है, तो लोअर और अपर मेंटल के बीच में मिल रहा है हमको मोहो। अपर मेंटल के नीचे है लोअर मेंटल, उसके बीच में रेपेटिव।
और लोअर मेंटल के नीचे क्या है, आउटर कोर, कोर का बाहरी वाला हिस्सा, उसके बीच में मिल रहा है गुटनबर्ग, और इनर कोर और आउटर कोर की बाउंड्री जहां पे है उसको हम बोलते हैं लेमन। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ लिथोस्फीयर था, एस्थेनोस्फीयर की बात यहाँ कर लिया था, उसके बाद एक शब्द बोला है मेसोस्फीयर। लगभग यहाँ पे प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है, आगे हम टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए आगे आते हैं। और क्रस्ट में जिसकी मैं बात कर रहा था, फिर से वही बात है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, फिर देखिए सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ध्यान रखना है कि क्रस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। मेंटल में ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन की भी बात कर लेते हैं। अगर आप ये ध्यान से देखें कि अर्थ के क्रस्ट में 5 वेट परसेंट के हिसाब से आयरन है, मेंटल में 6.22 है, मेंटल में आयरन ज्यादा है। ऑक्सीजन अर्थ की क्रस्ट में 46% है, मेंटल में थोड़ा कम है इससे। सिलिकॉन क्रस्ट में ही ज्यादा है, मेंटल में कम है। एल्यूमिनियम जो है मेनली किस में है, क्रस्ट में है, और मेंटल में थोड़ा जाके कम हो गया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इन सब में जो सबसे खतरनाक है वो है हमारा मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। आप ध्यान दें कि अर्थ के क्रस्ट में मैग्नीशियम 2% के करीब 2.09% के करीब मिल रहा है, जबकि मेंटल के अंदर में मैग्नीशियम हमारा 22.61% मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो मिनरल्स मेंटल में पाए जाएंगे, जो मिनरल्स मेंटल में पाए जाएंगे, उनकी जो रचना होगी, जो उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें मैग्नीशियम का योगदान ज्यादा होगा, उनमें मैग्नीशियम का योगदान ज्यादा होगा। अर्थ के टोटल वेट परसेंटेज में, अगर ये तो क्रस्ट और मेंटल का हो गया, अगर टोटल देखें तो अर्थ का जो टोटल वेट है उसमें 30% के करीब ऑक्सीजन, 15% के करीब सिलिका और 1.40 के प्रतिशत जो है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मजे की बात है, बहुत तरीके से हम चाहे तो इस सवाल को बदल सकते हैं कि भाई आयरन जो है हमारा क्रस्ट में 5% मिल रहा है, मेंटल में हमारा 6.22 मिल रहा है, लेकिन अर्थ के टोटल वेट परसेंटेज में किसका सबसे ज्यादा योगदान है, तो वो है आयरन। ये कैसे हो गया भाई, कोर भी तो है, और हम पढ़े थे नीफे, निकल और आयरन, उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, उसके बाद अगर अर्थ के टोटल वेट परसेंटेज में देखें तो आयरन हमारा फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारा आ रहा है, कहां गया, सिलिका, और उसके बाद आएगा हमारा मैग्नीशियम। क्या आएगा, मैग्नीशियम। तो अर्थ के टोटल वेट परसेंटेज पहले नंबर पे आयरन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे सिलिका और चौथे नंबर पे मैग्नीशियम। अर्थ के कुल वेट प्रतिशत में, कुल जो भार की मात्रा है उसमें कौन से एलिमेंट का एबंडेंस किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले पे आएगा आयरन, फिर ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम। क्रस्ट में सबसे पहले पे कौन है, क्रस्ट में सबसे पहले पे कौन है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम। इसलिए यहां जो भी खनिज पाए जाएंगे, जो भी मिनरल्स मिलेंगे, उसमें इन्हीं एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा होगी, सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, और फिर उसके बाद आयरन। मेंटल के अंदर में देखिए सिलिका थोड़ा अब कम हो गया क्रस्ट की तुलना में, ऑक्सीजन भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन आयरन की मात्रा हमारी बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा क्या बढ़ गया है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो डिटेल्ड एनालिसिस हो गए, और अब हम बात करते हैं कि अर्थ को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पृथ्वी को 2 तरीके से विभाजित किया जा सकता है, यांत्रिक और रासायनिक, जिसको कहते हैं मैकेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली के मतलब उस जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह का नेचर का है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो मैकेनिकली को ही बोलते हैं हम लोग रियोलॉजिकली। रियोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो किस, उसके मटेरियल का व्यवहार कैसा है। तो पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास अर्थ में मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, ये सब है। और पता है कि आउटर कोर लिक्विड नेचर का है और इनर कोर सॉलिड नेचर का है। और मेंटल के भी 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि केमिकली और कंपोजिशन के आधार पे जो सबसे पॉपुलर है वो हमारा डिवीजन क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
जिसकी बात अभी पिछले स्लाइड में हमने किया कि भाई क्रस्ट है, क्रस्ट के भी दो प्रकार हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल और दूसरे को बोलते हैं ओशियनिक। फिर मेंटल है, मेंटल के भी दो, अपर और लोअर। फिर कोर का भी दो भाग है, आउटर और इनर। आने वाली स्लाइड्स में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किन आधार पे हमको पता चलता है, क्या स्रोत है हमारे अध्ययन करने के, कौन से हमारे सोर्स है जिसके आधार पर हमको ये पता चलता है कि अर्थ के अंदर में क्या पाया जाता है। तो दो तरह के स्रोत हैं, एक को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे को बोलते हैं अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है सरफेस रॉक। जो हम कहीं घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, बहुत दूर दूर पहाड़ों में हमें जो पहाड़ दिखते हैं या अचानक तो वहां नहीं है, किसी प्रक्रिया के अंतर्गत उतना ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो उनको जब साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई उसके अंदर में क्या क्या मिल रहा है। तो उसके आधार पे भी हमें ये पता चलता है कि अर्थ के अंदर में क्या मिल रहा है। दूसरा है वोल्केनो, वोल्केनो से लावा निकलता है। ये जो लावा निकलता है इसका सैंपलिंग करते हैं, इसको हम प्रयोगशालाओं के लिए सैंपल करके ले आते हैं और फिर उसको इस सैंपलिंग के बाद जो है लैब के अंदर में उसकी स्टडी करते हैं। तीसरा हमारा है माइनिंग प्रोजेक्ट। भाई अर्थ के सरफेस से हमारे माइंस अंदर जाते हैं, तो इस माइंस में दीवालों में अलग अलग तरह का मटेरियल पाया जाता है, उनका स्टडी करते हैं। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोर निकालते हैं। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में कोर निकालते हैं, तो इस कोर को ले आके भी लैब के अंदर प्रयोगशालाओं में अध्ययन करके देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला DODP, डीप ओशियन। ओशियन देखो, क्रस्ट के दो भाग हैं, कौन सा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। तो उसमें जो है एक ये है कि जो ओशियानिक क्रस्ट है उसके नीचे क्या पाया जा रहा है उसके बारे में पता चल गया, और इसको बोलते हैं IODP, इंटीग्रेटेड। बाद में इसके बाद ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था IODP। तो ये प्रत्यक्ष हमारे स्रोत हैं, सतही चट्टाने, ज्वालामुखी, खनन परियोजनाएं, ड्रिलिंग परियोजनाएं, गहरे समुद्र में, और फिर बाद में ये दोनों प्रोग्राम एक दूसरे के बाद, इसके बाद ये वाले प्रोग्राम्स को रन किया गया है, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या है, हम क्या करते हैं कि लैब के अंदर में, किसमें, प्रयोगशालाओं में, जो वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं हैं वहां पे कुछ खास तरीकों से टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पता करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बात किया था अर्थक्वेक की, ये टॉपिक की इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा है कि आने वाले 1-2 क्लासेस के अंदर ही हम लोग अर्थक्वेक पढ़ेंगे, तो वहां इस बात को ठीक से पढ़ेंगे कि दो तरह की वेव होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव में P और S वेव होती है, सरफेस में रेले वेव और लव वेव होती है, और इनका अध्ययन करके हम जान सकते हैं। मीटियोराइट यानी उल्का पिंडे जो आकाश से गिरती हैं, वो भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, कल ही पढ़ा था, कल ही हमने बिग बैंग थियरी में भी इस बात को पढ़ा था। फिर ग्रेविटेशन, हमारी जो G की वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू, ये कांस्टेंट तो है नहीं। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 में अध्ययन करने से हमें पता है कि अर्थ के सरफेस अगर हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो G की वैल्यू घटती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर, तो ये बढ़ रही है कि घट रही है, किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मास के ऊपर, यानी कि द्रव्यमान का वितरण। कैसा, द्रव्यमान का वितरण मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, तो इसको पढ़ के जान सकते हैं। और फिर हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, जो जानते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ पे आती हैं, तो इनके भी क्या हमेशा ये एक ही तरह के होते हैं, इसमें चेंज होता है इसकी पोलैरिटी में, यानी कि हमेशा क्या ये नॉर्थ पोल ऐसा ही था या इसमें भी परिवर्तन होता है। जब प्लेट विवर्तकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में प्रूफ के रूप में मिलता है हमें कि नहीं, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा एक जैसा नहीं रहा है, वो बदलता रहा, सतत परिवर्तनशील है। तो उसके आधार पर भी प्लेट टेक्टोनिक्स की एक बहुत बड़ा वो सॉलिड एविडेंस माना जाता है। तो ये हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत थे। अब आ जाते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेस में वही फिर बात है कि अर्थ सरफेस के नीचे में सरफेस रॉक तो हमको मिल जाती है, जैसे हिमालय है, फिर उनको ले आके लैब में हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर सतही चट्टानें आसानी से उपलब्ध हैं, इन चट्टानों का अवलोकन करके हम एक निश्चित गहराई तक पाए जाने वाले पदार्थ के स्वरूप को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं भाई, कोई रॉक मिलता है हमें, जो पत्थर मिलता है, तो हम ये सोचते हैं भाई ये कैसे इस फॉर्म में अभी तक है, स्टेबल कैसे है, कैसे अभी तक बना हुआ है,
तो फिर उसको लैब के अंदर ले जाके चेक करते हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि भाई इसका प्रेशर टेम्परेचर ये रहा होगा। वोल्केनो की हमने बात की कि जो लावा आता है उस लावा को सैंपल करते हैं, लैब में ले जाकर उसके एलिमेंट, उसके तत्वों के बारे में पढ़ते हैं और फिर उनसे कौन कौन से मिनरल बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और फिर आइडिया लगाते हैं कि कितने नीचे से प्रेशर टेम्परेचर आया होगा। अभी इसकी थोड़ी और भी हम लोग जानकारी लेंगे। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग एंड ड्रिलिंग एरिया। माइनिंग और ड्रिलिंग में क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल हमारा निकलता है एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए कई सामग्रियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये जो ड्रिलिंग होगी ये कुछ नीचे, भाई सरफेस हमारा ये है और हम ड्रिलिंग करके मान लेते हैं कि एच हाइट नीचे या 10 मीटर नीचे या 2 किलोमीटर नीचे तक हमारी माइन है, तो यहाँ पे ये मटेरियल मिला, तो इसकी भी प्रॉपर्टी अध्ययन करके हम बताते हैं कि भाई क्योंकि ये तो नीचे ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें कि इनडायरेक्ट सोर्सेस में सिस्मिक वेव है। मैंने पहले बताया था कि दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं बॉडी वेव, एक को बोलते हैं सरफेस वेव। बॉडी वेव भी होती है पी वेव और यस वेव, सरफेस वेव होती है रेले वेव और लव वेव। इसके बारे में एक जो सवाल सबसे फास्ट है, फिर यस वेव, फिर लव वेव, फिर रेले वेव, PSLR, ये सवाल रट्टा मार लेना है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके जो सबसे पहला फिगर दिखाया था, जो जिसमें बहुत सारा रेज निकली हुई थी, उनका स्रोत के। फिर ग्रेविटेशनल, जो विभिन्न क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में विभिन्नता के चलते घनत्व वितरण। स्मॉल जी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है और मास की डेंसिटी हमको पता है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। मास बदला डेंसिटी बदल जाएगी। ठीक है, तो यह एक तरीका है पता करने का। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं कि मैग्नेटिक स्टडी। उसकी मैं फिर बोला ना कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, उसमें वेरिएशन होते हैं। यही वेरिएशन का वेरिएशन का अध्ययन करके प्लेट विवर्तकी में एक सिद्धांत दिया गया था और हमको पता है निफे इसको बोलते हैं, आयरन निकल को जो हमारे कोर में पाई जाती है, निफे। फिर मीटियोराइट, जो उल्का पिंड आती है, हम मानते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड बना होगा तब से वो उल्का पिंड वैसे ही हैं। वो जब आते हैं तो पहली बार जब ब्रह्मांड बना होगा उस समय उसका कंपोजिशन, संरचना कैसी रही होगी, उसको लेके ये सवाल है। तो उल्का पिंडों की संरचना, जिन्हें प्रारंभिक सौरमंडल की सामग्री का अवशेष माना जाता है, पृथ्वी की अंतरिम संरचना का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करती है। तो इसको हम बोलते हैं मीटियोरिटिक स्टडीज। मीटियोरिटिक, भारत के अंदर में बहुत सारे वैज्ञानिक, मैं एक नाम जानता हूं, जैसे प्रोफेसर जयंत कुमार पति, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं भू एवं ग्रह विज्ञान में, वो इन विषयों के बड़े एक्सपर्ट हैं और वो इनका बहुत व्यापक अध्ययन करके लैब में इसको लैब के अंदर में इसकी स्टडी करते हैं। वहां पे किसके अंदर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कैसे, उसके बारे में हम और सब चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हमारी है कि अच्छा, ये तो फिगर हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि देखो ऊपर वाला जो पार्ट हमारा क्या है, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। हाँ, या यहाँ एक सवाल है, ये हमारा सवाल है। क्या है? सवाल है, जो सवाल पूछा जा रहा है हर साल परीक्षा। लिथोस्फीयर का मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल, अपर मेंटल का ऊपर, अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, ये हमारा है कौन सा क्रस्ट है? ओशियानिक क्रस्ट है और ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है और ओशियानिक क्रस्ट की मोटाई कम है। तो यहाँ लिखा है क्रस्ट की जो मोटाई के बारे में 0 से 100 मीटर। तो कम किसका होगा? ओशियन वाले का। देखो कितना कम है। कॉन्टिनेंटल पहाड़ के नीचे इसका बहुत ज्यादा है, शेष जगह तो कम है। इसके नीचे क्या है? यहां से, तो यहाँ ऊपर में एक हमारे पास कोनराड डिसकंटिन्यूटी थी और अब यहाँ आगे मोहो, ये बाउंड्री हो गई मोहो की, और यहां से लेके मेंटल है। मेंटल का ही ऊपरी पार्ट जो सेमी सॉलिड है, किस तरह का है? सेमी सॉलिड नेचर का है, वो हमारा एस्थेनोस्फीयर। ये हो गया पूरा अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। अब और ये यहां से कहां तक है? कितने किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक हमारा जो है 100 किलोमीटर एवरेज अगर ले लिए, 100 से लेकर 2900 तक क्या हमारा है मेंटल का पार्ट है। इसके बाद अब हम आ गए कोर वाले पे। तो कोर के इतने बड़े हिस्से में एक आउटर कोर है, तो 2900 से लेके 5100 तक क्या है हमारा आउटर कोर। इसका नेचर क्या है? लिक्विडस नेचर। और इसके बारे में कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पी वेव नहीं पास करती। पढ़ेंगे कि पी वेव, यस वेव नहीं पास करती। तो क्यों यस वेव नहीं पास करती, इसके बारे में पढ़ेंगे।
फिर इनर कोर जो है 5100 से लेकर 6300। इससे एक और भी तथ्य पता चल रहा है कि अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस को लेकर अगर सवाल पूछा तो हमारी रेडियस है 6378, 6400 नहीं है भाई, 6378 किलोमीटर हमारी रेडियस है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अभी हम लोग पीछे भी डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पढ़े थे, यहाँ कोनराड डिस्कंटिन्यूटी, फिर मोहो मिल रहा है, फिर अलग अलग लेवल की डिस्कंटिन्यूटी मिलती जाती है। उसका एक टेबल भी आपको दे रखा है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये भू प्रॉपर्टी जो क्रस्ट है वो किस तरह का, तो कहता है कि क्रस्ट जो है हमारा आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। ये बात ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये कितना परसेंट भाई वॉल्यूम है, तो 0.5 से 0.1 वॉल्यूम के हिसाब से। आयतन के आधार पर अगर पूरे अर्थ के सरफेस से कोर तक के आयतन की बात करें तो उसमें आयतन के आधार पे क्रस्ट जो है वो कितना परसेंट वॉल्यूम बना रहा है, 0.5 से 1। और टोटल मास की बात करें, अगर मास के आधार पे देखें तो 1% से कम, लेस देन 1%। ठीक है। डेंसिटी क्या होगी? जैसे जैसे सरफेस से हम नीचे जाएंगे हमारी डेंसिटी कॉमनली बढ़ती हुई चली जाएगी। तो डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ। और एवरेज डेंसिटी जो क्रस्ट की है, जो याद करके रखना है, वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फार्मूला होता है m/v। डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसलिए इसकी यूनिट भी ध्यान रखना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज डेंसिटी जो है, पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है, जो एवरेज डेंसिटी वो कितनी है? 5.51 ग्राम सेंटी। तो ये है क्वेश्चन। क्या है ये? क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि अर्थ जो क्रस्ट है बाई वॉल्यूम कितना है, 0.5 से 1%, और टोटल मास का 1% से कम है। जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं डेंसिटी से, कि जो डेंसिटी है एवरेज इसकी कितनी है, 2.7, और पूरे पृथ्वी की जो कॉमन एवरेज डेंसिटी वो कितना है, 5.5। तो इसको एकदम याद कर लेना कि औसत घनत्व जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और पृथ्वी की जो औसत घनत्व है 5.51। तो पृथ्वी के औसत घनत्व से जो क्रस्ट का घनत्व है वो हमारा कम है। अब जो थिकनेस की बात कर रहे हैं, जो हम बात करेंगे, जो थिकनेस हमारी है, थिकनेस क्रस्ट की जो है वैरी करती है। 5 से 30 किलोमीटर कहाँ पे? ओशियन में। ओशियन के अंदर में 5 से 30 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर में 50 से 70 किलोमीटर। जैसे हिमालय है तो हिमालय में क्रस्ट का हमारा ज्यादा हो गया, ओशियन में तो हमारे पास मास कम ही है ना पहले से। तो ये जो मेजर फैक्ट है क्रस्ट के, कि वॉल्यूम वाइज कितना है, डेंसिटी इसकी कितनी है, और मोटाई इसकी कैसी है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है 70 किलोमीटर से ज्यादा भी मोटा हो सकता है। अगर हम हिमालय जैसा सोचें, कितना हो सकता है? 70 से 100 किलोमीटर। जैसे हिमालय में क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ है, तो वहां पे जो हमारी क्रस्ट की मोटाई है वो बहुत ज्यादा है। तो कितना? 70 से 100। और टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट, जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे जाएंगे तो हमारी डेंसिटी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ जाएगा, और करीब करीब 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटल की बाउंड्री तक इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करता है? तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको कहते हैं dt/dr। r अगर रेडियस है, अगर अर्थ की बात करें, तो अगर ये r नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इसके साथ टेम्परेचर में किस तरह का बदलाव हो रहा है, तो करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पर किलोमीटर, कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट में टेम्परेचर में बदलाव होता है। तो कहाँ हिमालय में उसकी मोटाई कितनी हो सकती है? 100 किलोमीटर तक जा सकती है। तापमान बढ़ रहा है और करीब करीब 200 से 400 डिग्री अपर मेंटल तक पहुंच जाता है। क्रस्ट के ऊपरी भाग में प्रत्येक किलोमीटर पर तापमान लगभग इतना बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, या तापमान बढ़ने का जो रेट है। अब आउटर कवरिंग ऑफ क्रस्ट इज ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल एंड बिलो लाइक क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात है कि जो हमारा रॉक है, हिमालय की ही बात करें तो हाईली, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है। परीक्षा उपयोगी क्या बात है यहाँ पे,
उस पर अगर हम फोकस करें तो क्रस्ट जो है हमारे ऊपर में सेडिमेंट्री मटेरियल, और हम पढ़ेंगे इसको जब रॉक साइकिल करके टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके नीचे जो रॉक मिलती है क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो एसिडिक इन नेचर है। दूसरा, लोअर लेयर ऑफ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिटिक रॉक। तो ऊपर में जो रॉक मिल रही है वो हमारी क्या मिल गई, एसिडिक रॉक। इसके नीचे में क्या मिल रही है, बेसिक से लेके अल्ट्रा बेसिक रॉक्स मिल रही हैं। और ये जब हम संरचना के बारे में पढ़ रहे थे कि एल्यूमिनियम कहाँ ज्यादा मिल रहा है, मैग्नीशियम कहाँ ज्यादा मिल रहा है, ये जब एलिमेंट जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, उन्हीं के आधार पे बात कही गई है। अब सीधी सी बात है, जो मेन मुद्दा हमारा, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है, लाइटर सिलिकेट का। लाइटर सिलिकेट मतलब होता है SiO4, सिलिका और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए थे क्रस्ट में, तो उसकी बात कर रहे थे सियाल। ये क्या बोल रहे थे, सियाल, क्या, सिलिका और एल्युमिनियम। क्योंकि जब हम ये देख रहे थे कौन से तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, तो सिलिका के तुरंत बाद क्या था, ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिकेट की जब बात करें तो सिलिका ऑक्सीजन तो मिल चुके हैं, तो बचा कौन, एल्यूमिनियम, तो ये मिल गया। जब ओशियन की बात करते हैं तो देखो ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम, सियाल मिल रहा है। ओशियन का जो क्रस्ट है वो थोड़ा भारी होता है, उसमें हैवियर सिलिकेट पाए जाते हैं। हैवियर सिलिकेट जब हम कहते हैं इस बात को, तो इसका अर्थ ये होता है कि मैग्नीशियम मिलते हैं। तो जब हम ये देख रहे थे कि कौन सा स्ट्रक्चर डोमिनेंट हो रहा था, तो उसमें हम ये बात देख पा रहे थे ना कि सबसे ऊपर में हमारे पास ऑक्सीजन था, सिलिका था, एल्यूमिनियम था, उसके बाद हमारे पास नीचे आते आते आयरन था, मैग्नीशियम था। ऑक्सीजन और सिलिका मिलकर तो सिलिकेट बना दिए, SiO4 बना दिए। अर्थ के ऊपरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमको क्या मिल रहा है, यही वाले सिलिकेट मिल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सियाल। जब इससे थोड़ा नीचे चल रहे हैं तो यही सिलिका मैग्नीशियम के साथ मिलकर हमारा बना रहा है सीमा। तो जो ओशियानिक क्रस्ट है, यानी कि जो हमारा समुद्र के नीचे वाली भू प्रॉपर्टी, उसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा मिल रहा है, वो है सीमा। तो एकदम क्लियर है कि अगर सवाल पूछता है सियाल, सीमा और दे दे क्रस्ट भू प्रॉपर्टी का नाम, तो जो सीमा है हमारी किस में मिल रही है, ओशियानिक क्रस्ट में मिल रहा है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके ऊपर क्या मिल रहा है, हमारा सियाल मिल रहा है। तो भू प्रॉपर्टी की जो निचली परत है बेसाल्टिक और अतिक्षारीय होती है। तो अगर ये हमारा क्रस्ट है और ये ओशियानिक क्रस्ट है, तो यहाँ पे हमारा किस तरह का राख मिलेगा, कौन तरह के पत्थर मिलेगा, उनको हम बोलते हैं बसाल्ट, ठीक है। और यहाँ ऊपर में कौन से मिलेंगे, तो वो मिलेंगे ग्रेनेटिक, क्या मिलते हैं, ग्रेनाइट मिलते हैं। तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे क्या मिल रहा है, ग्रेनाइट मिल रहा है, और नीचे में हमें क्या मिल रहा है, बेसाल्ट मिल रहा है। तो बेसाल्ट किस तरह का है, क्षारीय है, अति क्षारीय है, और ग्रेनाइट क्या है, एसिडिक है इन नेचर है। दूसरा, बेसाल्ट की डेंसिटी ग्रेनाइट से ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी। तीसरी बात कि कहाँ पे सियाल मिलेगा और कहाँ सीमा मिलेगा, तो ग्रेनाइट की जब बात करेंगे तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम की बात करेंगे, जब बेसाल्ट की बात करेंगे तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो ये बात क्लियर है। जो सवाल पिछले 2-3 साल प्रश्नों में आप देखेंगे सियाल सीमा वाले में, तो ये मिल जाएगा। अब जाके ये क्लासिफिकेशन धीमे धीमे प्रचलन से बाहर हो रहा है, लेकिन अभी भी इस टॉपिक के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है किस तरह के एलिमेंट का बना है, तो फेल्सिक आयरन और सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट लाइक ग्रेनाइट। अभी जिसकी मैं पिछले पीपीटी में आपसे बात कर रहा था कि ये जो हमारा ऊपर वाला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है किसका, ग्रेनाइट का बना, ये सियाल, और बेसाल्ट हमारा सीमा, उसी की सेम बात का है। और बेसाल्ट जो है हमारा मैग्नीशियम, जिसको हम बोलते हैं मैफिक रॉक है। तो लिखा है ना, महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी ग्रेनाइट जैसी हल्की डेंसिटी में, हल्की का मतलब क्या है, डेंसिटी इसकी कम है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और नीचे वाले में मैग्नीशियम। यही अंतर है सियाल और सीमा का। अगर इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। एलिमेंट के तौर पे हाईएस्ट कंपोजिशन किसका है, ऑक्सीजन का। और मेटल के तौर पे सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, वो मिलता है एल्यूमिनियम, फिर मिलता है आयरन, फिर ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये आप चार्ट एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये किस तरह का एलिमेंटल कंपोजिशन है। सेम को एक नए डायग्राम में बना के दे दिया कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर में टोटल में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, तो अर्थ में जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो हमारा है
आयरन, जो मैं टेबल में आपको लिखवाया भी हूँ और अभी इस बात को पढ़ाया भी था पहले कि सेम एलिमेंट का जो कंपोजिशन है। तो आप इस ग्राफ को एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको बार बार ये याद रहेगा। 3 4 5 बार पिक्चर डालने का, ग्राफ डालने का, टेबल डालने का यही एक उद्देश्य है कि आप बार बार उसको देखेंगे। बार बार जब आप उसे देखेंगे तो बार बार याद करेंगे, और जो 40 सवाल इसके साथ आपको देंगे उनमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पे मास्टरी हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और बात करते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी की। बात किया भी था कि जो हमारा क्रस्ट है ये, इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, इसके बीच में एक तरह का सेस्मिक अंतर है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल क्रस्ट है, ये हमारा जो है टोटल क्रस्ट है, तो इसके बीच में एक तरह की प्रॉपर्टी नहीं, इन दोनों, इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट ऊपरी भू प्रॉपर्टी और इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट निचली भू, इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, प्रॉपर्टी में चेंज हो जा रहा है खास तरह का, तो इसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। लिखा भी है मोहो डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट। अच्छा मोहो की ये कोनराड है, सॉरी ये हमारा कोनराड है। मोहो कहाँ है? मोहो हमारा क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में, बेसिकली एस्थेनोस्फीयर, यहाँ अपर रीचेज ऑफ द मैटर वहां डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी किसके आधार पे है ये ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूटी का आधार है सेस्मिक वेलोसिटी, सेस्मिक वेलोसिटी के आधार पे। इट ऑकर्स एट एन एवरेज डेप्थ अबाउट 8 किलोमीटर। अच्छा ये डिसकंटिन्यूटी जो है ओशियन के नीचे, तो हमारा अगर क्रस्ट ऐसा कुछ हो तो ओशियन के नीचे जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ये करीब 8 किलोमीटर पे है, ठीक है। और कॉन्टिनेंट के नीचे ये है 30 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट के नीचे है ये। जैसे अब हिमालय जैसी ऊंचाई होगी तो फिर क्या होगा, तो ये इसका लोड थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 30 किलोमीटर पे, ठीक है। द काज ऑफ द मोहो इज थॉट टू बी चेंज। अच्छा ये क्यों चेंज हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? तो जो वहां पत्थर पाए जाते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो जिनसे मिलके बने हुए हैं उसमें कुछ बेसिक तब्दीलियां हो जाती हैं। जो मोहो के ऊपर, जो मोहो से ऊपर, यानी कि ये जो माउंट जो महाद्वीपीय वाला है, जो सागरी, सागर वाले में तो 8 किलोमीटर मिल रहा है और इस वाले में महाद्वीपीय वाले पे 30 किलोमीटर तक जा रहा है। तो ऊपर वाले में जो हमारा, मैंने सबसे पहले बताया था प्लेजियो क्ले नाम का जो फेल्डस्पार है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसके ऊपर जो है फेल्डस्पार पाया जा रहा है और इसके नीचे फेल्डस्पार नहीं पाया जा रहा। उसी बात को यहाँ लिखा है कि जो काज है उसके पीछे जो कारण है, मोहो का कारण चट्टान संरचना में परिवर्तन, फेल्डस्पार युक्त चट्टान जो ऊपर पाई जा रही है और जो उसके नीचे पाई जा रही है, तो फेल्डस्पार युक्त चट्टानों से फेल्डस्पार रहित चट्टान, मोहो से ऊपर जो चट्टान उसमें फेल्डस्पार है और जो नीचे उसमें नहीं है, तो ये एक बेसिक कारण है। अब आ जाते हैं लिथोस्फीयर कहते किसको है। एक खास बात यह है कि इससे सवाल पूछे लगातार जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो ये एक इसकी डिफिनीशन हमें बेसिक पता होना चाहिए। लिथोस्फीयर जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं वो क्या है, रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसकी थिकनेस वैरी करती है 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक। फिर 200 किलोमीटर मतलब पहाड़ सीधा। इसमें क्या क्या आता है, तो आता है पूरा क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी कि लिथोस्फीयर ये, और जो एस्थेनोस्फीयर की बाउंड्री है, तो एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ही ऊपर वाला पार्ट है, तो ये लिथोस्फीयर यहां तक पूरा का पूरा आ रहा है। अब लिथोस्फीयर ही, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। एट द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट टेक्टोनिक का लार्ज स्केल डैमेज पढ़ेंगे इसे कि कैसे इसके चलते अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म वगैरह हो रहा है। तो ये एक इसके बारे में फैक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना है कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग है जिसकी मोटाई कितनी है, 10 से 200 किलोमीटर के रेंज में है। और इसमें बाद में प्लेट सिद्धांत में इस बात को हम पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि जो सोर्स ऑफ हीट दैट ड्राइव्स प्लेट टेक्टोनिक्स को कौन चला रहा है। तो कुछ हीट जो बच गया है, जो पहले हमारे ब्रह्मांड जब पैदा हुआ, ब्रह्मांड से जब पृथ्वी सोलर सिस्टम पैदा हुआ, तो जो हीट था, जो टेम्परेचर था वो जो बचा हुआ, और कुछ जो यूरेनियम, थोरियम, आप जानते हैं कि ये इस तरह के रेडियोधर्मी हैं जिनका रेडियोधर्मी क्षय होता है, रेडियो एक्टिविटी के चलते ये निकलते हैं, तो उससे भी हमारा हीट अभी लगातार जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की। अब यहाँ एक सवाल जो पूछा जाता है और बिल्कुल फिक्स सवाल जो पूछा जाएगा, अर्थ के भालू का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसके पास है?
83 मतलब 100 अगर टोटल प्रतिशत है, इसमें 83% तो केवल मेंटल है। 83% मेंटल होने का अर्थ यह होता है कि 83% मेंटल होने का अर्थ यह होता है 20 मिनट अभी, हाँ बहुत डिले हुआ। 100% में से 83%, 17% में और सारे हैं, केवल मेंटल अकेले 83% में है। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मोहो हमारा मोहो से लेके कहां तक 2900, अच्छा, और मास की तुलना में मास में 67% जो अर्थ का मास है वो मेंटल का मास है। तो मेंटल बाय वॉल्यूम टोटल अर्थ का 83% और मास में टोटल 67% है। मोहो से लेकर 2900 किलोमीटर तक। और डेंसिटी देखो, अपर मेंटल की डेंसिटी कहां से 2.9 से 3.3 ग्राम तक बदल रही है। क्यों बदल रही है भाई? क्योंकि इसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, जो इसके अंदर की जो संरचनाएं हैं वो लगातार बदल रही हैं। लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द स्थेनोस्फीयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो लोग पढ़ रहे थे जो क्रस्ट अपर ये जो हमारा लिथोस्फीयर की अगर बाउंड्री स्थेनोस्फीयर, फिर ये 2900 किलोमीटर तक जो हमारी बाउंड्री आ रही है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ये बात कर रहा है। अब आ जाते हैं डेंसिटी रेंज कहां से लोअर, अच्छा वहां पे 2.7 से, जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें हम पढ़े अभी कि 2.9 से लेके 3.3 तक। अपर मेंटल में अगर ये अपर मेंटल है तो इसमें प्रॉपर्टी 2.9 से लेके 3.3 तक डेंसिटी बदल रही है। लेकिन लोअर मेंटल में कितनी बदल रही है? 3.3 से लेके 5.7 तक चेंज हो रही है। यानी कि इसके अंदर में कुछ अलग चेंज हो रहे हैं। तो कौन से मिनरल इसमें आ गए? आयरन आ गए और मैग्नीशियम आ गए, जिसे हम कहते हैं नीफा। सियाल सीमा के बाद अब आयरन और मैग्नीशियम बन गए, जो क्रस्ट की तुलना में। मेंटल के अंदर में उधर हम पढ़े थे कॉम्पोजिशन में 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिका और 23% मैग्नीशियम आ गया, जिसे हम कहते हैं OSM। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मेंटल है उसके अंदर में जो रॉक मिल रहे हैं उसमें 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिका और 23% मैग्नीशियम मिलता है। ये इंफॉर्मेशन रट्टा मार के रखना है। मेंटल के अंदर में टेम्परेचर अपर मेंटल अपर बाउंड्री पे कितनी है? 200 डिग्री है, जब क्रस्ट के साथ था लगभग। और कोर मेंटल बाउंड्री यानी कि 2900 किलोमीटर पे 2900 किलोमीटर पे इसकी टेम्परेचर कितना है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं आप कितनी ज्यादा टेम्परेचर है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। और आउटर यही टेम्परेचर डिफरेंस के चलते, इसी टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हमारे मेंटल में सर्कुलेशन होता है हायर विद द मेंटल का सिलिकेट टू सफिशिएंटली डक्टाइल। ये जो हमारा मेंटल है, अगर ये क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है और ये हमारा लोअर मेंटल है जो 2900 किलोमीटर पे है, तो यहाँ पे हमारी कन्वेक्टिव करंट जनरेट होने लगती है लोअर मेंटल में। ठीक है, अब इतना टेम्परेचर है, आप सोचिए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है इसका। यहाँ पे तो ये होगा तापमान अंतर के कारण मेंटल में एक संवहन सामग्री परिसंचरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कन्वेक्शन ऑफ मेंटल इज एक्सप्रेस्ड एट द नहीं है। वो प्लेट कैसे मूव कर रही है इस बात को जब पढ़ेंगे तो उसके पीछे का जो कारण है हमें मिलेगा कन्वेक्शन स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ये जो हाई प्रेशर कंडीशंस हैं इसके चलते इसमें होती है सेस्मिसिटी। सबडक्शन जोन में भी 670, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक में, इसको बोलते हैं बेनिफ जोन। अभी भी मैं बता दे रहा हूं, बेनिफ वडाटी, दो साइंटिस्ट का नाम है जोन, जिसके आधार पे भूकंप का क्लासिफिकेशन किया गया कि किस किस डेप्थ पे जाके भूकंप कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं स्टेनोस्फीयर की। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, जिसके ऊपर लिथोस्फीयर था, जो वीक होता है, स्टेनो का अर्थ होता है वीक, कमजोर, उसको बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। और बिलो द लिथोस्फीयर करीब करीब 80 से 200 किलोमीटर के रेंज में पाया जा रहा है। ये किस तरह का? हाईली विस्कस है और मैकेनिकली वीक है, डक्टाइल है और डेंसिटी जो है क्रस्ट से ज्यादा है। यही पॉइंट इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह स्थल मंडल के ठीक नीचे स्थित है, 80 से 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
ये अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से कमजोर और तन्य है। तो इसके बारे में जो सवाल है कि हाईली विस्कस है, मैकेनिकली वीक है, डक्टाइल है और डेंसिटी इसकी ज्यादा है। यहां से फिक्स सवाल आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। नेक्स्ट कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, यही प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर में, यही प्लेट को मूव करने में मदद करती है। दूसरा कि जो मैग्मा हमारा ऊपर आता है वोल्केनोज में, वो यहीं से फिलअप होता है। जो मैग्मा वोल्केनो से निकल रहा, तो मैग्मा कहाँ है, एस्थेनोस्फीयर से आता है और वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर ज्वालामुखी से बाहर वो लावा के तौर पे निकल जाता है। यही मैग्मा का मुख्य स्रोत है और ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ये सतह पे आता है। अब आते हैं आउटर कोर पे। आउटर कोर कहाँ पे है, जो कोर की बात कर रहे थे, तो आउटर कोर कौन सा कोर तरल अवस्था में पाया जाता है, इनर की आउटर। इनर कोर पाया जाता है कि आउटर कोर पाया जाता है, इनर कोर पाया जाता है कि आउटर कोर पाया जाता है, इनर कोर पाया जाता है कि आउटर कोर पाया, तो आउटर कोर पाया जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंसिटी की। अब लगातार डेंसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लगातार हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो वो 9.9 ग्राम पर सेंटीक्यूब से लेके 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी हमारी चेंज हो रही है। और टेम्परेचर की बात करें तो 4400 से लेके 6000 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। तो जो डायनेमो सिद्धांत कहता है कि बाहरी कोर में संवहन कोरियोलिस प्रभाव के मिलाकर पृथ्वी के, तो ये जो आउटर कोर है, ये जो हमारा आउटर कोर है, अगर इसे हम आउटर कोर और इनर कोर कहें, तो आउटर कोर में लिक्विड होने के चलते यहाँ पे कन्वेक्शन होता है। और यही कन्वेक्शन जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए जिम्मेदार है। तो जो हमारी पृथ्वी की जो चुंबकीय तरंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है, वो क्यों होता है, चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के पीछे जो आउटर कोर में जो संवहन करंट होती है, जो कन्वेक्शनल करंट होती है, उसके चलते ही वहां पे पैदा होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनर कोर की। तो इनर कोर जो है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके 5100 किलोमीटर से लेके नीचे तक जाता है। और ये जो मैक्सिमम इसमें क्या है, आयरन है और निकल है। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, डेंसिटी बहुत ज्यादा इसकी हाई हो जाएगी। और इस बात को समझ सकते हैं कि अगर इसकी डेंसिटी को देखें तो इसकी डेंसिटी 12.6 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक जाती है। क्योंकि इस लेयर में, सिंस दिस लेयर ट्रांसमिट शियर वेव्स, इट इज सॉलिड। तो इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड। और इसको हम पढ़ेंगे किसमें, सेस्मिक में, अर्थक्वेक वाले चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ के समझेंगे। अर्थ का जो इनर कोर है वो रोटेट कर रहा है स्लाइटली फास्टर, सरफेस के रोटेशन से ज्यादा तेज इनर कोर में रोटेशन हो रही है। और सॉलिड इनर कोर इतना हार्ड कि उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ है। आउटर कोर में संवहन धाराओं के चलते जो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, अंदर में हम देख पा रहे हैं कि जो डेंसिटी है उसके वेरिएशन के चलते जो अंदर में एक हमारा अलग से भी मैग्नेटिक फील्ड इनर कोर के पास बचा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइंटिस्ट लोग डिटरमाइन किए हैं कि अर्थ के सेंटर पे कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, आयरन कोर इज एज हॉट एज सन सरफेस। तो सन का जितना सरफेस है, कोरोना सरफेस, आयरन कोर उतना हॉट है। बट द प्रेशर जो हमारा ऊपर से दाब पड़ा हुआ, उसके चलते वो लिक्विड नहीं हो पा रहा, वो सॉलिड है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में आइडिया लिया। जो कोर है, जो कोर, अब सवाल का जो श्रेणी जो सवाल पूछा गया, कोर जो हमारा है, कोर मतलब इनर कोर और आउटर कोर, ये मास के और उसके जो 33% बाई मास है, मास के हिसाब से 33% और 16% बाई वॉल्यूम, 16% बाई वॉल्यूम। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बात किया था पहले भी कि 5 तरह के उसके लेयर में चेंजेज होते हैं, 5 तरह की डिस्कंटिन्यूटी होती है भूकंपीय तरंगों के प्रवाह के आधार पे। तो उसी की बात कर रहे हैं कि
ये इसको आप हम आगे समझ सकते हैं। एस्थोनोस्फीयर बात किया था कोनराड की, कोनराड के बाद बात किया था मोहो की, फिर गटनबर्ग की, रापाटवी, तो ऐसे बात करते हुए आ रहे हैं। तो एस्थोनोस्फीयर का नेचर कैसा है? विस्कस है, मैकेनिकली वीक है और डक्टाइल है, और इसी के ऊपर प्लेट मूव करते हैं। गुटनबर्ग जो डिस्कंटिन्यूटी है मेंटल और आउटर कोर के बीच में मिल रही है। अभी एक चित्र के माध्यम से हम इस बात को देखते हैं। तो 5 तरह की बेसिकली डिस्कंटिन्यूटीज हैं, और डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? ट्रांजिशन जोन होती हैं, जैसे सियाल और सीमा के बीच में जो है हमारा मोहो है, सियाल और सीमा के बीच में जो हमारा है मोहो है। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हमारा है वो ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट अभी एक पिक्चर है, उसमें आप देख के ये बात समझ सकते हैं कि जो क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा या सियाल या सीमा, इन दोनों के बीच में जो हमारा क्या है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, लोअर और अपर। फिर उसके मोहो किसके बीच में है? अपर और लोअर, इसके क्या बोलते हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। कोनराड किसके बीच में है? अपर और लोअर क्रस्ट के, ये पहले भी पढ़ा दिया था, आपको रिवाइज हो रहा है। रेपिटिवी किसके बीच में है? अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। अपर और लोअर मेंटल और आउटर कोर के, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या है? गुटनबर्ग। और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में क्या है? लेमैन है। क्या है? लेमैन है। तो ये वाला पिक्चर आप अगर ठीक से 2-4 बार याद कर लें और रिवाइज कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या और टॉपिक याद करने हैं। ये एक पिक्चर है, शायद आपको बहुत क्लियरली दिख नहीं रही होगी, थोड़ा इसको जूम करके आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके अंदर में मिनरल में भी इसकी जो खनिज प्रॉपर्टी उसमें भी चेंजेज होते हैं, और ये चेंजेज होने के चलते ही इसके अंदर में बार बार हमें पढ़ रहे हैं सियाल, सीमा, नीफे, अलग अलग तरह के डिस्कंटिन्यूटी, सिस्मिक डिस्कंटिन्यूटी। उनके पीछे ये जो इसके अंदर के खनिज हैं उनकी प्रॉपर्टी में तब्दीलियां हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका व्यापक प्रभाव हमारी जो खनिज मिलते हैं, जिसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कंट्रोल करके हम पढ़ेंगे, वहां देख पाएंगे। ये उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को लिख दिया है। अब आखिरी जो इसमें है कि एक बार फिर से हम ध्यान दे लें कि अगर हम अर्थ को इस तरीके से देखें तो सबसे नीचे हमारे अंदर में क्या है? इनर कोर और आउटर कोर। इसके बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है? लेमैन। आउटर कोर और मेंटल के बीच में, लोअर मेंटल के बीच में क्या है हमारा? गुटनबर्ग। और मेंटल और अपर, यानी लोअर और अपर मेंटल के बीच में रेपिटिवी। अपर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, या अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में हमारा क्या है? मोहो। और क्रस्ट में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है? कोनराड। ये 5 तरह का है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, और लगभग मैंने पूरा प्रयास किया कि सारे टॉपिक्स को कवर कर दूं। आपको डिस्क्रिप्शन में 40 या 50 क्वेश्चंस का एक सीट मिलेगा, आप उसे जरूर करिएगा। आप बताइएगा कि इस टॉपिक में आपको क्या नहीं समझ में आया है। इन टॉपिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं, वॉल्यूम से आता है कि कौन कितना वॉल्यूम घेरता है, कौन कितना मास के अंदर में है, किसमें टेम्परेचर ज्यादा है, आउटर कोर का नेचर सॉलिड है या लिक्विड है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। इन सारे सवालों का मैंने एक लिस्ट बना के रख दिया है, दे दिया, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आप इतना देर तक सुने, आपकी क्लास इतनी लंबी चली, उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज्यादा सीखे होंगे और बहुत सारा चीज इससे आप सीखे होंगे। लगातार सीखना ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बुला दो उन्हें जरा। तो आप इसके जो सवाल हैं उन्हें आप जरूर करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा। और थैंक यू। और लगातार हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर ही लिया है, कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से। जो जो पॉइंट आपको हाईलाइट कर दिया था आप उसे पढ़ जरूर लेंगे, और लगभग सारे पॉइंट्स आपके कवर कर दिया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हाँ, तो थैंक यू।